आज हम जन्म कुंडली के दो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में बात करेंगे। ये ग्रह हैं बृहस्पति और शनि। और इसलिए नहीं क्योंकि ये आकार प्रकार में सबसे बड़े हैं, सौरमंडल के दो सबसे बड़े बड़े ग्रह, और बड़े भी इतने कि इनके सामने पृथ्वी, मंगल और बुध बिल्कुल दाने के बराबर दिखाई पड़ते हैं। शुक्र, मंगल और पृथ्वी से ये 1000-1200 गुना तक बड़े हैं साइज में, और इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो साइज है, इस सब के कारण भी मानव जीवन पर हम सभी जितने भी ग्रहों का नाम जानते हैं या जितने भी नाम हमें याद हैं, उन सब को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो भी बृहस्पति और शनि का प्रभाव अकेले बाकी सभी ग्रहों से ज्यादा पड़ेगा। सूर्य को हम ग्रह नहीं मानते, वो ग्रह में नहीं गिने जाते, वो स्टार हैं। लेकिन सुविधा के लिए राहु, केतु और सूर्य को भी हम ग्रह कहते हैं। राहु और केतु के पास तो अपना मास भी नहीं है, राहु और केतु के पास सिर्फ शेडो है, या ऐसा कहा जाए कि वो अर्थ और मून के शेडोज हैं। मून का शेडो कहना भी ठीक नहीं है, मून खुद ही सूर्य के रास्ते में आ जाता है तो शेडो जैसा काम करता है। लेकिन जब मून पर पृथ्वी का शेडो पड़ता है तो वहां पर पृथ्वी का जो शेडो बनता है वो केतु कहलाता है। तो हमने राहु और केतु के बारे में ये समझ लिया कि वो छाया ग्रह हैं। केतु चंद्रमा को एक्लिप्स करता है और राहु सूर्य को करता है, और बाद में वो उसके कटे हुए मुंह से बाहर निकल जाते हैं और क्रमशः सूर्य राहु की पकड़ से और केतु चंद्रमा की पकड़ से मुक्त हो जाता है। लेकिन है तो वे शेडो ग्रह ही, और सूर्य कोई ग्रह नहीं है। सूर्य के पास बृहस्पति से भी लगभग 1000 गुना मास है, उसका वॉल्यूम है, उसका साइज है 1000 गुना बड़ा है। और बृहस्पति पृथ्वी से लगभग 1000-1200 गुना बड़ा है। तो इस गणित से सूर्य पृथ्वी से ही 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य को हम ग्रह कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले हम जो मनुष्य हैं वो तो और भी छोटे छोटे हैं। इसीलिए ग्रहों के इस कॉम्बिनेशन से, उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, उनकी फ्रीक्वेंसी से और उनके ग्रेविटेशनल पुल एंड टग से हम हमेशा प्रभावित होते रहते हैं। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है, तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है क्योंकि वो उसके गुरुत्वाकर्षण में बंधी हुई है। और यहाँ पर बहुत दूर में बृहस्पति है। आप कैमरे के एंगल से और ज्यादा, कैमरे के फ्रेम से और ज्यादा कल्पना कर लें कि काफी ज्यादा दूर में बृहस्पति है। लेकिन वो बृहस्पति भी इस सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो जब वो उतनी दूर से सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड में बंधा हुआ है तो उसके बीच में जो रहने वाली छोटी सी पृथ्वी है उस पर उसके ग्रेविटेशनल पुल एंड टग का प्रभाव नहीं पड़ता होगा, सैटर्न का प्रभाव नहीं पड़ता होगा, बाकी सारे प्लैनेट्स का प्रभाव नहीं पड़ता होगा, पड़ता ही पड़ता होगा। तो बृहस्पति और शनि साइज में सबसे ज्यादा बड़े होने के कारण मानव जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अब इन दोनों का बेसिक जो अंतर है वो क्या है कि बृहस्पति एक्सपेंशन का, विकास और विस्तार का, ग्रोथ का प्लेनेट है, और शनि जो है कॉन्ट्रैक्शन का है, संकोच का है, संकुचन का है। बृहस्पति और शनि, इनकी दृष्टि अलग है और मौजूदगी अलग है। जिस भी भाव में बृहस्पति मौजूद होते हैं उस भाव के फल कम मिलने लगते हैं, उस भाव के फलों में कमी आ जाती है। लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि है, पहली दृष्टि पंचम है, दूसरी दृष्टि सप्तम है और तीसरी दृष्टि नवम है। तो त्रिकोण दृष्टि है, पंचम और नवम पे पूर्ण दृष्टि डालते हैं और सप्तम पे तो डालते ही हैं। जिस भी दृष्टि को आप व्याख्यायित करना चाहते हैं, जिसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, पहले उसके सोर्स को समझ लीजिए। तो यहाँ हमारा सोर्स है जुपिटर। जुपिटर जिस भी भाव को देखता है, जिस भी प्लेनेट को देखता है, उसके नकारात्मक प्रभावों में कमी आ जाती है
और वो भाव, वो प्लेनेट विस्तार को प्राप्त हो जाता है। अगर शनि लग्न में बैठा हुआ है तो 5वें भाव को भी दिख रहा है, 7वें भाव को भी दिख रहा है, 9वें भाव को भी दिख रहा है। लग्न में बैठा है तो लग्न के फल में कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन 5वें भाव को दिख रहा है जो विद्या का और संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, वो बढ़ जाएगा, उसके फल अच्छे मिलने लगेंगे। 7वें को डायरेक्टली दिख रहा है तो विवाह और सामाजिक संपर्क में और व्यापार के क्षेत्र में जो भी सुख होते हैं, सफलताएं होती हैं, खुशियां होती हैं, वो बढ़ जाएंगी। 9वें भाव को दिख रहा है, 9वें भाव विस्तार को प्राप्त हो जाएगा, उसमें धर्म है और उसमें पैटर्नल प्रॉपर्टी, उसमें संपत्ति है, उसमें सभी प्रकार के जमीन जायदाद का सुख शामिल है और भाग्य का सुख भी शामिल है। तो भाग्य का सुख बढ़ जाएगा, पैटर्नल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी सुख बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि वो लग्न में बैठा हुआ है तो उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। ये एक जनरल रूल है, ऐसा हर बार लागू नहीं होता है उपस्थिति मौजूदगी के मामले में, लेकिन दृष्टि के मामले में हर बार लागू होता है। अब हम शनि की चर्चा करेंगे। तो जिस भाव में शनि रहता है उस भाव के फल बढ़ जाते हैं, अच्छे मिलने लगते हैं। लेकिन शनि जिस भाव या जिस प्लेनेट को देखता है उसके फल संकुचित हो जाते हैं, संकोच आ जाता है, संकुचन घटित होता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। अगर शनि 10वें भाव में बैठा है तो शनि की भी 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां हैं। पहली है तीसरी दृष्टि, दूसरी है सप्तम दृष्टि और तीसरी है 10वीं दृष्टि। तो पहले वह तीसरे भाव को देखता है, फिर 7वें भाव को तो देखता ही, जैसे कि ज्यादातर सारे प्लैनेट 7वें भाव को देखते हैं, और फिर वो 10वें भाव को देखता है। अब मान लीजिए कि शनि 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो शनि की पहली दृष्टि पड़ेगी 10, 11, 12, 12वें भाव पे पड़ेगी। तो 12वें भाव के जो भी फल होंगे वो सिकुड़ जाएंगे, संकोच को प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद 10th से 7th है चतुर्थ, तो चौथे भाव में माता का सुख है, वाहन का सुख है, घर का सुख है, स्कूली एजुकेशन का सुख है। तो ये सारी चीजें सिकुड़ जाएंगी, इनके फल में कमी आ जाएगी। इसके बाद फिर 10th भाव को दिखेगा जो 7th भाव है, जातक का नेटिव का 7th भाव है। तो 7th भाव के सुखों में कमी आ जाएगी, विवाह का सुख कम हो जाएगा, और जो उसका जनसंपर्क है वो भी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, और व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता संकुचित हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन का शिकार हो जाएगी। लेकिन 10th भाव में बैठा है तो उसके फल बढ़ जाएंगे, उसमें उसको अच्छा फल मिलेगा। और 10th भाव में वैसे भी एक जनरल रूल है कि कोई भी पाप ग्रह बैठे तो अच्छा फल मिलने लगता है। वैसे तो तीसरे, छठे, 8वें और 11वें भाव को भी शुभ भाव नहीं माना जाता है, और अगर इसमें कोई नीच के प्लैनेट बैठ जाएं तो वो अच्छा फल करने लगते हैं, एक तरह के राजयोग का निर्माण करते हैं। और उनमें से बैठे हुए किसी भी तरह से लग्न को देख रहे हो, ग्रहों की भी बहुत सारी दृष्टियां होती हैं। चतुष्पाद दृष्टि होती है, त्रिपाद दृष्टि होती है, द्विपाद होती है और एकपाद होती है। एकपाद यानी कि चौथाई दृष्टि होती है, द्विपाद यानी कि 50% दृष्टि में पावर रहता है, त्रिपाद यानी 75% पावर रहता है, चतुष्पाद में 100% पावर रहता है। तो अगर किसी भी तरह से वो लग्न को देखते हैं तो ये राजयोग या इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी नहीं कि नीच के ग्रह हमेशा बुरा फल देते हो, हमेशा खराब फल देते हो, कभी कभी वो अच्छा फल भी देते हैं। शर्त यही है कि उनको पाप भावों में बैठना है, 3, 6, 8, 11 में, और वहां से किसी भी तरह से लग्न को देखना है। मान लीजिए कि शनि 11वें भाव में बैठा है और 11वें से लग्न तीसरे में पड़ता है, लेकिन इसके लिए शनि का डायरेक्ट मार्गी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शनि रेट्रोग्रेड हो गया तो उसके लिए दृष्टि उलट जाएगी। और 11वें भाव में बैठा हुआ शनि 9वें भाव को तीसरी दृष्टि से दिखेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें जब भी जन्म कुंडली को खोलें, चाहे आप जन्म पत्रिका के पन्नों को खोलें या उसको किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन से खोलें, तो पहले ही इस बात को नोट कर लें कि कौन सा ग्रह मार्गी है और कौन सा ग्रह वक्री है, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी के बिना आपका सारा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, सारी गणना फेल कर जाएगी, और जो आप चाहते थे वो आपको नहीं समझ में आएगा और न ही आपको मिलेगा। तो
ज्योतिष में ये जो दो प्लैनेट्स थे जिनकी चर्चा हमने की, बृहस्पति और शनि, इन दोनों ग्रहों की चाल को समझिए, इनकी पोजीशन का अध्ययन कीजिए और ये देख लीजिए कि ये मार्गी हैं या वक्री हैं, यानी कि डायरेक्ट हैं या रेट्रोग्रेड हैं। इतना याद रखिएगा कि जिस भाव पे भी गुरु की दृष्टि पड़ गई है उस भाव में आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे, और जिस भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ गई है उस भाव से अच्छे फल मिलने की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। और वैसे भी शनि का उपचार होता नहीं है, सिर्फ ताप में, जलन में, ज्वाला में कुछ शांति मिल सकती है, लेकिन आमतौर पर शनि, मंगल, राहु, इन सभी पाप ग्रहों के द्वारा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं ना, तो उनका सॉल्यूशन या रिमेडी नहीं काम करती है। रिमेडी केवल उन्हीं भावों की काम करती है जिनमें गुरु बैठा है या जिनसे केंद्र में गुरु बैठा है। जिस भाव में शनि बैठा है या जिस भाव से केंद्र में शनि बैठा है या कोई पाप ग्रह बैठा है, मंगल, राहु, केतु, उस भाव को लेकर के आप कुछ भी कर ले, रिमेडी काम नहीं करती है। इसीलिए क्यों ना उस भाव से उम्मीद को ही छोड़ दें। लोग क्या करते हैं ना कि मिथ्या आशा में जीवन गुजार देते हैं। अब एक ऐसे रिलेटिव से उम्मीद करते हैं जो रिलेटिव उनकी जन्म कुंडली के पाप ग्रह के केंद्र में पड़ा हुआ है। अब कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है और कह रहा मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगी, बेटा आता भी नहीं है, बेटी आती भी नहीं है, लेकिन उसी की उम्मीद करते हैं जो नहीं आने वाला है। तो खैर अक्सर इस मामले में मृत्यु शैया पर पड़े हुए लोगों को इसका पता नहीं होता है। और फिर यहाँ पर भी लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है, क्योंकि होता क्या है ना कि बचपन से लेकर अपनी जवानी तक हम सिर्फ बुरे कर्म इकट्ठे करते हैं। हम लोगों को दुख देते हैं, लोगों को तरह तरह से सताते हैं, और फिर आधी उम्र से लेकर बुढ़ापे तक हमारे बुरे कर्मों के फल हमें वापस मिलने लगते हैं। तो फिर हम कहते हैं या खुदा, हे भगवान, हे अल्लाह, तुमने मेरे साथ क्या किया, और एक खुदा तूने ये क्या किया, गम दे दिया, गम दे दिया। अगर जिस दिन हम कर्मा के लॉ को समझ लेंगे, उस दिन से अगर हम दुखों की पकड़ से मुक्त नहीं हो गए, मुक्त होने के रास्ते पर चलना जरूर शुरू कर देंगे। तो जो लोग आपको दुख दे रहे हैं, आप उनका धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके पुराने पाप कर्मों का फल कटवा रहे हैं। आप बदले में उनसे बदले की भावना को लेकर के प्रतिकार करके एक नया पाप कर्म मत बना लीजिए। उनको धन्यवाद दीजिए कि वो आपके पुराने पाप कर्म को कटित कराने का एक माध्यम, एक जरिया, एक निमित्त बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र बहुत गहरा शास्त्र है और कहीं न कहीं इसमें स्पिरिचुअलिज्म भी जुड़ा हुआ है और लॉ ऑफ कर्मा भी जुड़ा हुआ है। लॉ ऑफ कर्मा क्या है? आपने किसी को दुख नहीं दिया, दुख उसको किसी और ने दिया, लेकिन आपने ताली बजा दी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हो, उसके साथ ऐसा होना ही चाहिए था, कब से ही ऐसा होना चाहिए था। आप भी उस पाप कर्म में साझेदार हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।